हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन यार्ड पे। आज के लेक्चर एएनएम जेएनएम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो झारखंड से तैयारी कर रहे होंगे, यूपी गेट से तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी अदर स्टेट से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे जीवन प्रक्रिया होता क्या है। यदि किसी भी इंसान के शरीर में जीवन प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो समझिए उस इंसान का उस दिन मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि जीवन प्रक्रिया होती क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितने क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है उन्हें जीवन प्रक्रिया कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उदाहरण में जैसे हो गया न्यूट्रिशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन, ऊर्जा बनाना यानी एनर्जी प्रोडक्शन, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना यानी एक्सक्रीशन। देखिए इसमें किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ये भोजन जरूरी है, न्यूट्रिशन आपको जरूरी रहता है, सांस लेना, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन करना यानी किसी व्यक्ति भोजन कर रहा है, ठीक है, तो उसको एनर्जी कैसे प्राप्त हो रहा है इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, जो कि आपको जीवन प्रोसेस चैप्टर से अप्रोक्स एएनएम जीएनएम एग्जाम में 2 या 1 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिटेल्स में। अब समझेंगे फर्स्ट, यहाँ पे देखिए लिविंग यानी जीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए लिविंग जो है जीवन प्रक्रिया होती है, किसी भी लिविंग चीज में, किसी भी जीवित चीज में जीवन प्रक्रिया होता है और नॉन लिविंग में जीवन प्रक्रिया नहीं होता है। देखिए लिविंग में वृद्धि अंदर से होता है, यानी एग्जाम्पल में समझिए तो ह्यूमन, एग्जाम्पल में ह्यूमन मनुष्य, हम लोग में देखिए वृद्धि जो है अंदर से हो रहा है, हम लोग को बाहर से वृद्धि दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन नॉन लिविंग में वृद्धि बाहर से होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए, एक यहाँ पे हम छोटा सा पत्थर रख दिए, ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से पत्थर रख दिए, तो ये देखिए नॉन लिविंग चीज है, लेकिन इसका देखिए हाइट में जो है आपका वृद्धि हुआ, ठीक है। तो इस इसमें जो है नॉन लिविंग में वृद्धि बाहर से होता है, जो कि हमको क्लियर आई से दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्य में वृद्धि के लिए, विकास के लिए आप हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें एनर्जी के रूप में एटी एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है, तो उसी से हमारा जो विकास होता है, शरीर का विकास होता है। लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल में हम समझा है, अभी एग्जाम्पल हम जैसे पत्थर के बारे में समझा है, तो इसमें देखिए एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो इस पत्थर को वृद्धि करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा, तो इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन का मुख्य प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए जीवन का मुख्य प्रक्रिया जो होती है, 4 मुख्य प्रक्रिया होती है। फर्स्ट में होती है न्यूट्रिशन यानी पोषण, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। सेकंड में उसको रेस्पिरेशन यानी श्वसन जरूरी है। थर्ड में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। एंड फोर्थ में आपको एक्सक्रीशन, मानिए कोई व्यक्ति पोषण कर लिया, खाना खा लिया, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक्सक्रीशन भी तो जरूरी ही है, इसीलिए फोर्थ में एक्सक्रीशन। सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले समझते हैं पोषण होता क्या है। देखिए यहाँ पे पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, भोजन प्राप्त करने, उसे पचाने और शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को खाना खाना से लेकर उसको पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी जीव के लिए ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, समझ में आ गया? यदि क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि पोषण के प्रकार क्या होता है।
देखिए पोषण के फर्स्ट प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण होता क्या है समझेंगे। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, उदाहरण में देखिए यहाँ पे हरे पौधे दिया गया है, जैसे कि कच्चा पदार्थ में हरे पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड पानी की आवश्यकता होती है। आवश्यक तत्व में इसको भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश रहना चाहिए। क्लोरोफिल द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। हरे पौधे की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण का मेन समीकरण समझिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे आपको जल प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल के मदद से आपको ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मेन महत्व क्या है, भोजन बनाता है। जो फोटोसिंथेसिस का मेन महत्व है कि पौधों के लिए प्लांट के लिए ये भोजन बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन निकालता है। अब ऑक्सीजन किसके लिए निकालता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन ऑब्वियसली ह्यूमन के लिए निकालता है, यानी मनुष्य के लिए निकालता है। पृथ्वी पर जीवन संभव होता है इसके वजह से। जो यदि ऑक्सीजन ही नहीं रहे पृथ्वी पे तो इंसान का जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कैसे जीवित रहेगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। अब सेकंड समझते हैं पोषण का सेकंड प्रकार, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण होता क्या है। ठीक है, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, जानवर, जैसे कि हम लोग भी तो किसी पे निर्भर ही हैं। हम लोग पेड़ पौधे हैं, जैसे कि चावल ये सब रहेगा तभी तो हम लोग खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं परपोषी पोषण के प्रकार क्या होता है। देखिए होलोजोइक में हम लोग आ जाते हैं मानव। ठीक है, सैप्रोफिटिक में फफूंद लोग आते हैं, परजीवी में टेपवर्म जैसे जू वगैरह आते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मानव में पोषण, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन की आवश्यकताएं क्या क्या होती है, जैसे कि भोजन ग्रहण करना मतलब इंगेशन। ठीक है, पाचन यानी डाइजेशन, जो हम भोजन ग्रहण किए वो डाइजेस्ट कैसे होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भोजन हम लिए वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन यानी आत्मसात, और फिर लास्ट में है इजेक्शन यानी एक्सक्रीशन, मल का त्यागना। जैसे हम लोग स्टूल पास करते हैं उसे इजेक्शन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे पाचन तंत्र के अंग और कार्य, यानी हम फूड लिए। ठीक है, यानी हम खाना खा लिए तो हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, कैसे हमको एनर्जी मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाचन के तंत्र एवं अंग और कार्य के बारे में समझेंगे। देखिए मुख मतलब माउथ, फर्स्ट है आपका माउथ। देखिए माउथ में हमारा क्या होता है, जो हमारा टीथ होता है यानी जो दांत होता है वहां से हम च्यूइंग करते हैं, भोजन को चबाते हैं। ठीक है, उसमें देखिए फिर वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। उसमें देखिए लार लार रहता है, हमारे मुंह में लार रहता है जिसमें जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। ये देखिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एएनएम जीएनएम एग्जाम के लिए कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मतलब कहाँ पे उपस्थित रहता है। या पूछ सकता है कि लार में, यानी लार में कौन सा एंजाइम रहता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा अमाइलेज एंजाइम। बक्कल कैविटी यानी माउथ, मुख क्या बात करें कभी भी तो हमेशा याद रखिएगा अमाइलेज एंजाइम। और इसमें क्या कन्वर्ट होता है,
सकरा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए माउथ में तो हम खाना ले लिए, ठीक है, यहाँ से चीविंग भी कर लिए, लार जैसा वो लार में मिक्स हो गया, फिर वो जाता कहाँ है, तो ग्रास नली, जिसे ओइसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। वहाँ जाए, वहाँ से आपको भोजन को पेट तक पहुँचाती है। एक लंबी सी पाइप रहती है, इसे हम फूड पाइप कहते हैं। ये आपको आके आगे जो है स्टमक में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये ये जो है फूड पाइप यानी ग्रास नली ओइसोफेगस, ये आपके स्टमक में आके ओपन हो जाती है। अब देखिए आगे समझते हैं स्टमक। यहाँ पे देखिए स्टमक में आने के बाद यहाँ पे जो है HCl एंजाइम मिलता है, जो कि किसी भी बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, अब स्टमक मतलब अमाशय का हमेशा पीएच पूछता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अमाशय का जो पीएच होता है हमेशा एसिड होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, हमेशा एसिडिक होता है। अब इसमें एंजाइम कौन सा होता है, तो इसमें देखिए मेन एंजाइम जो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसमें आपको अमाशय में एंजाइम पूछ देगा क्वेश्चन में, तो क्या बताइएगा, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है वो आपके अमाशय में रहता है। तो हमेशा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कहीं पे, या कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारा नोट का PDF मिल जाएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है, अब वहाँ तक तो आपका आ गया, आपको स्टमक में आ गया था। अब मानिए देखिए ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक से आगे खाना जाता कहाँ, फूड कहाँ ट्रांसफर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपका फूड ऐसे आ जाता है, बहुत सारा ऐसे रहता है। फिर इसके बाद ऐसे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बना रहता है। ठीक है, अब देखिए फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ से पानी का अवशोषण हो गया, मल का निर्माण हो गया, यहाँ तक समझे। इसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, तो एक्सक्रीट आउट जो होता है एनस के थ्रू। ठीक है, एनस के थ्रू ये जो है मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से होता क्या है, रेस्पिरेशन का देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया, भोजन से ऊर्जा एटीपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे श्वसन के प्रकार समझिए, ऑक्सीजन युक्त श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका दो प्रकार होता है, एक तो एरोबिक, एक एनारोबिक। तो एनारोबिक में जो है ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, और एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो कि आपको ये अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसका समीकरण में समझिएगा, तो इसमें निकलता क्या है, CO2 निकलता है और जल को निकलता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं एनारोबिक। देखिए अभी बताया आपको कि एनारोबिक में ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन रहित श्वसन उसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना श्वसन हो, जिसमें ऊर्जा का उपयोग कम हो। देखिए इसमें उत्पाद में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड से रहता है, ईस्ट में रहता है एल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे समझते हैं मानव में श्वसन तंत्र क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। देखिए मानव में श्वसन तंत्र में मेन है आपका नोस्ट्रिल, नोज यानी नाक। ठीक है, फिर नाक के बाद आपका श्वास नली, फिर उसके बाद फेफड़ा यानी लंग्स, फिर उसके बाद वायुकोश यानी एल्वुलाई, जो कि गैस का एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में होता है। इसके बारे में अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र में श्वास नली द्वारा, फेफड़े द्वारा एंड एल्वुलाई द्वारा गैस का कैसे एक्सचेंज होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा।
ठीक है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में एनएम के एग्जाम में पूछा हुआ है, और कुछ अपना से MCQ लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए ओके बाय।